वेलकम टू स्पेक्ट्रम गाइस। स्पेक्ट्रम में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य का एक उपन्यास है राग दरबारी, उसके बारे में। देखिए, इससे पहले हिंदी साहित्य के दो उपन्यास को हमने चर्चा कर चुका है और उस उपन्यास का नाम है, पहला आपका उपन्यास जो हमने चर्चा किया था वो था आपका गोदान, जिसको लिखा था मुंशी प्रेमचंद जी ने। दूसरा जिस उपन्यास को हमने चर्चा किया था वो था आपका मैला आंचल। कौन सा? मैला आंचल। और इस मैला आंचल उपन्यास को लिखा था फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। किसने लिखा था? फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। और गोदान को लिखा है प्रेमचंद जी ने। और आज हम जो चर्चा करेंगे वो है आपका राग दरबारी, जिसको लिखा है श्रीलाल शुक्ल जी ने। किसने? श्रीलाल शुक्ल जी ने। देखिए, ये तीनों जो उपन्यास है, राग दरबारी, गोदान और मैला आंचल, ये तीनों जो है झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए, किसके लिए? झारखंड एसएससी सीजीएल 2023 का जो नोटिफिकेशन आया था उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब मैंने इसके सिलेबस का चर्चा किया था तो वहाँ पर मैंने बात की थी कि पेपर 2 को लेकर के, पेपर 2 में जिन बच्चों ने हिंदी सेलेक्ट किया होगा उनके लिए तीनों उपन्यास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी और सारे जो हिंदी ग्रामर से भी वीडियो आ चुके हैं। देखिए, अगर आप अभी तक आपने गोदान और मैला आंचल को नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है ना, उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करने ला है, वीडियो को लाइक करना है, कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो तो कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ फैलाना है। जो भी झारखंड एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे उन सबके साथ वीडियो को शेयर करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीलाल शुक्ल जी के कुछ बेसिक जानकारी को लेकर के। देखिए, ये जो श्रीलाल शुक्ल जी जो थे वो हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे, यानी जिस भाषा में वो साहित्य लिखते थे वो भाषा थी हिंदी। और वह समकालीन कथा साहित्य के उद्देश्यपूर्ण व्यंग लेखन के लिए विख्यात है। यानी वो जो उपन्यास लिखते थे या जो भी रचनाएं करते थे, जो भी साहित्य लिखते थे हिंदी भाषा में, और उसमें वो खास करके उनका उद्देश्य था एक व्यंग लेखन करना। क्या लेखन करना? व्यंग लेखन करना। और श्रीलाल शुक्ल जी व्यंग लेखन के लिए ही प्रसिद्ध है। इनका जन्म 31 दिसंबर 1925 को हुआ था और इनका निधन हुआ था 28 अक्टूबर 2011 को। कब जन्म हुआ था इनका? 31 अक्टूबर 1925 को। निधन हुआ था इनका 28 अक्टूबर 2011 को। उसके बाद 1947 में इन्होंने स्नातक की परीक्षा को पास किया, यानी इन्होंने ग्रेजुएशन किया 1947 में। और इन्होंने ग्रेजुएशन किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1949 में राज्य सिविल सेवा में इन्होंने नौकरी को शुरू किया। और भारतीय प्रशासनिक सेवा से ये निवृत्त होते हैं 1983 में, 1983 में। और इन्होंने 1954 से अपना विधिवत लेखन जो है शुरू किया। और इनके साथ ही हिंदी गद्य का एक गौरवशाली इतिहास जो है शुरू होता है, यानी कि हिंदी गद्य में और जो लेखन कला है उसमें एक गौरवशाली अध्याय इनके आने से जुड़ता है। यानी जब इन्होंने विधिवत लेखन जब 1954 से शुरू किया, उसके बाद से हिंदी गद्य साहित्य में एक गौरवशाली अध्याय शुरू होता है। और मैंने पहले ही बताया कि ये किस के लिए जाने जाते थे, तो ये व्यंग लेखन के लिए जाने जाते हैं। इनकी मैक्सिमम जो रचनाएं हैं ना वो सब व्यंग लेखन पर आधारित है। उनका पहला प्रकाशित उपन्यास है सुन्नी घाटी 1957 में, तथा पहला प्रकाशित व्यंग है इनका अंगद का पाँव 1958 में। ध्यान रखिएगा, पहला प्रकाशित उपन्यास अगर पूछता है तो कौन सा हो जाएगा? सुन्नी घाटी का सूरज 1957। और पहला प्रकाशित अगर व्यंग पूछता है, व्यंग पूछेगा तो हो जाएगा आपका अंगद का पाँव 1958 में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसे आप नोट करते चलेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत के ग्रामीण जीवन की मूलहीनता को परत दर परत उघाड़ने वाले उपन्यास राग दरबारी 1968 के लिए उन्हें साहित्य अकादमिक पुरस्कार सम्मानित किया गया। यानी इन्होंने जो उपन्यास लिखा राग दरबारी 1968 में, उसके लिए इनके लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया था। और पुरस्कार से जो जिस प्रकार से उनको सम्मानित किया गया था वो पुरस्कार था साहित्य अकादमी पुरस्कार। उनके इस उपन्यास पर एक दूरदर्शन धारावाहिक का भी निर्माण हुआ, यानी कि इन्होंने जो उपन्यास लिखा था राग दरबारी उस पर एक दूरदर्शन पर धारावाहिक भी चलाया गया था। श्री शुक्ल को भारत सरकार ने 2008 में पद्म भूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया। यानी इनको पद्म विभूषण, क्या पद्म भूषण कब मिलता है? 2008 में। ध्यान रखिएगा, एग्जाम सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनको कौन कौन सा पुरस्कार कब मिला ये कहीं से भी वो पूछ सकता है। फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे और आगे देखेंगे। देखिए, इन सबसे पहले हम देखेंगे इनके कुछ प्रसिद्ध रचनाएं को लेकर के। अगर हम बात करें इनके उपन्यास को लेकर के कि इनकी जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो कौन कौन से हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा सुन्नी घाटी का सूरज 1957। अभी मैंने सुन्नी घाटी को लेकर के आपको ये बताया कि सुन्नी घाटी जो है इनका पहला जो है प्रकाशित उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है? प्रकाशित उपन्यास है। इस बात को ध्यान रखिएगा, पहला उनका प्रकाशित उपन्यास कौन सा है। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, पहला प्रकाशित उपन्यास। कौन सा उपन्यास? प्रकाशित उपन्यास इनका कौन सा है? सुन्नी घाटी का सूरज है। तो इस चीज़ को आप नोट करते चलेंगे। इसके अलावा अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968 जो आज का हमारा टॉपिक है,
आदमी का जहर 1972, सीमाएं टूटती हैं 1973, मकान 1976, पहला पड़ाव 1987, विश्रामपुर का संत 1998, बब्बर सिंह और उसके साथी 1999 यानी 1999, राग बिराग की अगर बात करें तो 2001 2001 में, यह घर मेरी नहीं है 1979, सुरक्षा और अन्य कहानियाँ 1991, इस उम्र में 2003 और 10 प्रतिनिधि कहानियाँ जिसको उन्होंने लिखा था 2003 में। देखिए ये जो भी मैंने अभी आपको बताया ये सारे इनके चर्चित उपन्यास हैं। कौन से हैं? चर्चित इनके उपन्यास है। क्या है? चर्चित इनके उपन्यास है। इसके अलावा उनके प्रसिद्ध व्यंग रचनाओं की अगर बात करें तो उन्होंने व्यंग रचना अंगद का पाँव 1958 में लिखा था। और मैंने अभी आपको बताया कि ये जो आपका अंगद का पाँव है वो कब पहला प्रकाशित व्यंग है, और 1958 में। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ देता है कि श्रीलाल शुक्ल जी का प्रथम प्रकाशित व्यंग रचना कौन सा है, तो अंगद का पाँव। कौन सा है? अंगद का पाँव। ये इनका पहला प्रकाशित, इस चीज़ को आप लोग बेसिकली ध्यान रखेंगे, प्रकाशित व्यंग रचना है। क्या है? व्यंग रचना है। आई होप कि आप लोग इसको मिस नहीं कीजिएगा। यहाँ से वहाँ 1970 यानी 1970, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचना है 1979, उमराव नगर में कुछ दिन 1986, कुछ ज़मीन में कुछ हवा में 1990s में 1990 में, आओ बैठ ले कुछ देर 1995 में, अगली शताब्दी का शहर 1996 में, जहालत के 50 साल 2003 और खबरों की जुगाली 2005। देखिए मैंने जितने भी इनके उपन्यास यानी प्रसिद्ध रचनाएं में उनके उपन्यास और व्यंग रचना बताया, इसे आप डेफिनेटली नोट कर लेंगे। जिसमें से पहला इनका प्रकाशित उपन्यास है सुन्नी घाटी का सूरज 1955। अगर फेमस उपन्यास की बात की जाए तो राग दरबारी 1968, और पहला जो उनका प्रकाशित व्यंग है वो है आपका अंगद का पाँव। इसके अलावा ये सारे आप देख सकते हैं इनके रचनाएं हैं, जिससे आप नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, वीडियो के आखिरी पॉइंट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि मेन जो सरप्राइजिंग चीज़ होता है, जो इंपॉर्टेंट होता है, वो वीडियो के आखिरी पॉइंट में ही आपको मिलता है। तो नेक्स्ट आप देखते हैं इनकी आलोचना को लेकर के। तो इन्होंने एक आलोचना लिखा जिसका नाम है आज्ञा, कुछ रंग और कुछ राग, और इसको 1990s में यानी 1990 में। इसके अलावा निबंध इन्होंने लिखा भगवती चरण वर्मा 1989 में, और अमृतलाल नागर 1994 में। इसे भी आप नोट करते चलेंगे। इसके अलावा बाल साहित्य की बात करें तो इन्होंने एक बाल साहित्य भी लिखा था, बड़वर सिंह और उसके साथी। तो आई होप अभी तक मैंने जितने इनके प्रसिद्ध उपन्यास की जो रचनाएं इन्होंने बताया, इनको बताया, व्यंग रचनाएं बताया, आलोचना बताया, विनिबंध बताया और बाल साहित्य बताया, इसमें से आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे आप क्या करेंगे, अपने नोटबुक पर डेफिनेटली नोट करते चलेंगे। कहीं पर भी एग्जाम में आता है, देखिए आप क्या करेंगे ना, जैसे अपने नोटबुक में है जो मैंने जो चार्ट बताया था, तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एक स्टार या हाईलाइट कर देंगे और वहाँ पे लिखेंगे कि श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास, चाहे लिख सकते हैं प्रमुख उपन्यास। तो आप जो भी मैंने बताया उसको आप नोट करते चलेंगे। इसका नाम लिखेंगे व्यंग रचना। कौन सा? व्यंग रचना। फिर उससे भी आप क्या करेंगे, नीचे नोट करते चलेंगे। ऐसे आप जब अपने चार्ट बना करके अपने नोटबुक को रखेंगे तो किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। आप कहीं पर भी उसको वॉच करके सडनली निकल सकते हैं, वीडियो बार बार देखने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं राग दरबारी जो है विख्यात हिंदी साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल की प्रसिद्ध व्यंग रचना है। यानी ये जो राग दरबारी जो इन्होंने उपन्यास लिखा था, ये भी एक तरीके का व्यंग रचना ही है, जिसके लिए इन्हें 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी उन्हें कब पुरस्कार दिया गया था? 1969 में। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। देखिए पुरस्कार जो भी है ना वो काफ़ी ध्यान रखेंगे। 1969 में इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इनको पुरस्कार दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसे हम नोट करते चलेंगे। यह एक ऐसा उपन्यास है जो गांव की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता और निर्ममता से अनावृत करता है। यानी ये जो उपन्यास उन्होंने लिखा राग दरबारी, इसमें उन्होंने बेसिकली ग्रामीण जीवन की यानी गाँव की कथा को, जो ग्रामीण कथा उसको लेने का प्रयास किया है। और इन्होंने इस उपन्यास के लिए बताने की कोशिश किया है कि आधुनिक भारत में, खास करके जब स्वतंत्रता के बाद जो ग्रामीण लोगों का जो जीवन है उसमें जो मूल्यहीनता हुआ, यानी मूल्य का जो ह्रास हुआ, जो उनको प्रॉब्लम्स हुए,
जो जैसे उनका शोषण हुआ उसको इन्होंने इस उपन्यास के जरिए, राग दरबारी उपन्यास के जरिए काफ़ी सहजता से और काफ़ी निर्ममता से इन्होंने इसमें दिखाया है, लिखने का प्रयास किया है। शुरू से अंत तक इतने निसंग और स्वदेश व्यंग के साथ लिखा गया है कि हिंदी का शायद यह पहला बृहद उपन्यास होगा। यानी इन्होंने इसमें इतना व्यंग करके लिखा है कि शायद ही ऐसा किसी अन्य उपन्यास में देखने को मिले राग दरबारी के अलावा। राग दरबारी का लेखन शुरू होता है 1964 में, 1964 के लास्ट में शुरू होता है, 1964 के लास्ट में राग दरबारी का लेखन जो है श्री शुक्ल जी शुरू करते हैं और 1967 के अंतिम टाइम में इसे जो है पूरा कर देते हैं, यानी कि राग दरबारी का लेखन खत्म हो जाता है और 1968 में इनका प्रकाशन होता है और 1969 में इनको यानी श्री लाल शुक्ल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 1964 में क्या करते हैं, 1964 को लास्ट में ये क्या करते हैं, लिखना शुरू करते हैं और 1967 तक ये लिख करके कंप्लीट कर देते हैं राग दरबारी को। और 1968 में, कब, 1967 में जो इनका लेखन समाप्त होता है और 1968 में इसका प्रकाशन होता है। क्या होता है, इसका प्रकाशन होता है और 1969 में श्री शुक्ल जी को क्या होता है, पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। किससे सम्मानित किया जाता है, पुरस्कार से। और कौन सा पुरस्कार था, साहित्य अकादमिक पुरस्कार। 1986 में दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में इसे लाखों दर्शकों की सराहना प्राप्त हुआ। यानी कि मैंने पहले आपको बताया कि ये जो राग दरबारी इनका जो उपन्यास था इसे दूरदर्शन पर एक धारावाहिक के रूप में दिखाया गया था और इसको बहुत लोगों ने, लाखों दर्शकों ने इसकी सराहना की थी। बहुत ही ये लोकप्रिय धारावाहिक रहा और ये धारावाहिक 1986 में दिखाया गया था। फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे और आगे देखेंगे तो बात करते हैं इस जो ये कहानी है राग दरबारी, इसके कथा वस्तु की। तो राग दरबारी व्यंग कथा नहीं है। देखिए ये सिर्फ एक व्यंग कथा ही नहीं है, इसमें श्रीलाल शुक्ल जी ने स्वतंत्रता के बाद भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उखाड़ कर रख दिया है। यानी ये जो इनका जो उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल जी का राग दरबारी, इसे सिर्फ हम अगर व्यंग कथा ही कहें तो ये उचित नहीं होगा। इसमें इन्होंने ये दिखाने का कोशिश किया है कि जब भारत आज़ाद हुआ, यानी भारत को आज़ादी मिली 1947 में, उसके बाद जो ग्रामीण जीवन का जो उनका जो जीवन का स्तर हुआ, उनका जो शोषण हुआ, उनके जो प्रॉब्लम्स थे, उनके जो कष्ट थे, कैसे उनका जीवन यापन होता था और उनके जीवन में कैसे उनके जीवन के मूल्यों का ह्रास हुआ, इसी मूल्यहीनता को इन्होंने परत दर पर दिखाने का प्रयास किया और उन्होंने काफ़ी सहजता से इस राग दरबारी उपन्यास को दिखाने का कोशिश किया है और बड़ी ही निर्ममता से इन्होंने इसे दिखाने का प्रयास किया है। इस संदर्भ में गोपाल राय लिखते हैं, यानी एक लेखक है जो गोपाल राय, जो राग दरबारी के संदर्भ में लिखते हैं कि राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी है। यानी ये जो कहानी है राग दरबारी, गोपाल राय इसके बारे में लिखते हैं कि ये जो राग दरबारी जो उपन्यास है, जो इसमें कहानी बताई गई है, ये उत्तर प्रदेश यानी यूपी के पूर्वांचल एरिया में, कौन सा, पूर्वांचल एरिया में जो एक गांव है, कस्बानुमा एक गांव है और उस गांव का नाम है शिवपालगंज, वहीं की एक कहानी है। उस गांव की ज़िंदगी का दस्तावेज जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और ग्रामीण हटाओ के आकर्षक नारों के बावजूद घिसट रहा था। यानी गोपाल राय कहते हैं कि ये जो बेसिकली राग दरबारी में जो कहानी कही गई है वो यूपी के पूर्वांचल की कहानी है और ये सिर्फ कहानी नहीं है। यानी उपन्यास में जो शिवपालगंज की जो कहानी बताई है, इसे सिर्फ कहानी नहीं माना जाएगा, इसे उस गांव के एक दस्तावेज के रूप में माना जाएगा, यानी एक डॉक्यूमेंट के रूप में माना जाएगा कि आज़ादी के बाद कैसे उस गांव का जो विकास के नाम पर उस गांव के लोगों को ठगा गया, कैसे गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, यानी इतने आकर्षक नारा कि गाँव का विकास किया जाएगा, गरीबी हटाओ जैसे नारे दिए गए खास करके नेताओं के द्वारा। लेकिन इसके बावजूद भी उस गाँव की स्थिति सुधरती नहीं है, वो गाँव जो है अपने पुरानी जंजर स्थिति में घिसटती रहती है। वो एक जीता जागता दस्तावेज के रूप में श्री शुक्ल जी ने राग दरबारी उपन्यास के जरिए पेश करने की कोशिश किया है। तो इसे गोपाल राय जी कहते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी ही नहीं है और व्यंग ही नहीं है, व्यंग रचना ही नहीं है, बल्कि ये उस गांव का दस्तावेज है जो उस गांव की स्थिति को दर्शाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उस गांव की यथा स्थिति क्या थी, उस यथा स्थिति को दिखाने का प्रयास इस उपन्यास से राग दरबारी के द्वारा श्री लाल शुक्ल जी ने किया है।
राग दरबारी की कथा भूमि के एक बड़े नगर से कुछ दूर बसे गांव शिवपालगंज की है, जहां की जिंदगी प्रगति और विकास के समस्त नारों के बावजूद निहित स्वार्थों और अनेक अवांछनीय तत्वों के आघातों के सामने घिसट रहा है। यानी ये जो राग दरबार में जो कहानी बताई गई है, वो कहानी ऑफकोर्स शिवपालगंज की है, और इस कहानी के जरिए शिवपालगंज के लोगों की ज़िंदगी में जो प्रगति और विकास के जो नारे दिए गए, गरीबी हटाओ के जो नारे दिए गए, उनकी जो जीवन शैली थी, जो उनका जीवन यापन है, उसको सुधारने की जो बात की जाती है, गांव को जो हाईटेक और डेवलपमेंट करने की जो बात की जाती है नेताओं के द्वारा, उसके बावजूद भी जो नेताओं का जो स्वार्थ है, और इसके अलावा भी जो गांव में जो अवांछनीय तत्व है, जैसे बेसिकली जो उस टाइम में गांव में हुआ करते थे, जैसे आप उसको सूदखोर मान सकते हैं, जो गांव के ज़मींदार होते हैं, उन सारे ये जो अवांछनीय जो तत्व हैं, इनके आघातों के कारण, इनके जो अवंडर है, इनके आघातों के कारण, इनको अवंडरपूर्ण बिहेवियर के कारण और इनके जो धोखे के कारण गांव कैसे घिसट रहा अपने दुर्गति में, उसको राग दरबारी में इन्होंने दिखाने का कोशिश किया। शिवपालगंज की पंचायत, कॉलेज की प्रबंधन समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी साक्षात व राजनीतिक संस्कृति हैं, जो प्रजातंत्र और लोकहित के नाम पर चारों ओर फल फूल रहे हैं। यानी इसमें बेसिकली शिवपालगंज की जो पंचायत है, ठीक है, और वहाँ के जो कॉलेज की जो प्रबंधन समिति है और कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो सूत्रधार है वैद्यनाथ जी, और ये वैद्य जी जो है, ये बेसिकली ये पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, पॉलिटिकली बहुत ही मिले हुए व्यक्ति हैं, जो प्रजातंत्र और लोकहित के नाम पर चारों ओर फल फूल रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे और इस जो राग दरबारी जो उपन्यास है, इसके हम पात्र परिचय को देखेंगे। किसको देखेंगे? इसके हम पात्र परिचय को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्य जी को लेकर के। तो देखिए, ये जो वैद्य जी है ना, वह सभी गाँव की राजनीति के पीछे का मास्टरमाइंड है। यानी जो भी आसपास के जो गांव में जो राजनीति होती है, जो पॉलिटिक्स हो रही है, उसके पीछे का जो मास्टर आदमी है, जो मास्टरमाइंड आदमी है, वो वैद्य जी ही है। अपने वाक्य तैयार करने और उसके शब्दों को चुनने में बहुत स्पष्ट वैद्य जी आधिकारिक तौर पर स्थानीय कॉलेज के प्रबंधक भी है। यानी ये जो वैद्य जी हैं, वो आसपास के पूरे गांव के और शिवपालगंज के, ये इसके पीछे जो राजनीति होती है, इसके सबके मास्टरमाइंड है। इसके अलावा वो जो आधिकारिक तौर पर उस वहाँ के जो स्थानीय कॉलेज है, उस कॉलेज के प्रबंधक है। रूपन बाबू की बात करें तो रूपन बाबू जो है वैद्य जी के छोटे बेटे और कॉलेज छात्र के नेता हैं। यानी वैद्य जी के छोटे बेटे का नाम क्या है? रूपन बाबू। और इसके अलावा ये जो है रूपन बाबू जो है कॉलेज के छात्र के जो नेता है, कॉलेज छात्र संघ के नेता भी है ये। यानी कि रूपन बाबू पिछले कई सालों से 10वीं की कक्षा में ही रहे हैं। यानी कि ये लगभग कई सालों से ये सिर्फ 10वीं की कक्षा में रह रहा है और एक छात्र नेता भी है उसी कॉलेज में, जहाँ उनके पिता प्रबंधक है। जहाँ पे ये वैद्य जी, यानी कि जिस कॉलेज के वैद्य जी प्रबंधक है, यहीं पे वो अपनी 10वीं उसी कॉलेज का ये विद्यार्थी है। रूपन सक्रिय रूप से सभी गांवों की राजनीति में शामिल है और गांव समुदाय द्वारा उसके शानदार गणिता के कारण उसका सम्मान किया जाता है। ये तो कॉलेज का छात्र का नेता है ही, इसके साथ ही रूपन जो है सक्रिय रूप से सभी आसपास के गाँव में राजनीति में भी भाग लेता है और गाँव वाले इसका सम्मान भी करते हैं। उपन्यास के अंत में उसके व्यवहार में क्रमिक परिवर्तन देखा जा सकता है। देन बात करते हैं बद्री पहलवान को लेकर के। तो बद्री पहलवान जो है रूपन बाबू के बड़े भाई हैं। यानी वैद्य जी का छोटा लड़का जो है रूपन बाबू है, यानी वैद्य जी का बड़ा लड़का कौन हो जाएगा? बद्री पहलवान। यानी कि रूपन का बड़ा भाई है बद्री पहलवान। बड़े भाई बद्री अपने पिता की सहभागिता से दूर है और खुद के शरीर निर्माण के अभ्यास में व्यस्त रखते हैं तथा आश्रय की देखभाल करते हैं। अगला पात्र है रंगनाथ। कौन? रंगनाथ इतिहास में एमए है, यानी इसने इतिहास में एमए किया हुआ है। रंगनाथ वैद्य जी के भतीजे हैं। यानी रंगनाथ वैद्य जी का नाम क्या है? रंगनाथ। और रंगनाथ जी के छोटे लड़के का नाम है रूपन बाबू, बड़ा लड़का है बद्री पहलवान और इनका भतीजे का नाम है रंगनाथ। वो लगभग 5-6 महीने के लिए छुट्टी पर शिवपालगंज आ गया है। छोटे पहलवान गांव की राजनीति में एक सक्रिय पार्टनर, बद्री अग्रवाल के एक गांव की राजनीति में एक सक्रिय सहभागिता है और वैद्य जी द्वारा बुलाए गए बैठकों में लगातार सहभागिता है। यानी छोटे पहलवान का भी पॉलिटिकली जो राजनीति से भी लेना देना है। प्रिंसिपल साहब की अगर बात करें तो जैसा कि नाम का अर्थ है प्रिंसिपल साहब, छाम्बल विद्यालय इंटर कॉलेज का ये प्राचार्य है। यानी कि ये प्रिंसिपल है, प्राचार्य है किस कॉलेज का? छाम्बल विद्यालय इंटर कॉलेज। कॉलेज में कर्मचारियों के अन्य सदस्यों के साथ उसका संबंध साजिश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देन बात करते हैं जोगनाथ। यह स्थानीय गुंडा है, लगभग हमेशा नशे में रहता है और प्रत्येक 2 सिलेबस के बीच एक ध्वनि डालने में एक अनूठी भाषा बोलता है।
शनिचर की बात करें, देखिए शनिचर वैसे तो इसका रियल नेम है जो मंगलदास है, यानी इसका असली नाम मंगलदास है, लेकिन इसको शनिचर शनिचर से बुलाता है। क्या करता है इसको लोग शनिचर शनिचर कह के लोग बुलाता है। वो वैद्य जी का नौकर है और बाद में वैद्य जी द्वारा राजनीतिक रणनीति के उपयोग के साथ गांव की कठपुतली प्रधान नेता बनाया जाता है। यानी जब ये तो पहले शनिचर कौन था, वैद्य जी का नौकर था, लेकिन बाद में हो सकता है कि वहाँ का जो इसको क्या किया जाता है, वैद्य जी ने क्या किया, शनिचर को वहाँ का प्रधान बना दिया। लेकिन ये जो है वैद्य जी का एक कठपुतली की तरह ये काम करता है। लंगर की बात करें तो वह अस्थायी आम आदमी का प्रतिनिधि है जो भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार होता है। देन हम आगे की तरफ मूव करेंगे और आगे देखेंगे। देखिए बात करते हैं इसको उद्देश्य को लेकर के, यानी राग दरबारी जो उपन्यास लिखा गया उसमें लेखक का लिखने का उद्देश्य क्या था। तो इनमें ये जो उद्देश्य जो है समाज और जीवन में व्याप्त विसंगतियों की कुरूपता को रेखांकित करना था। यानी बेसिकली ये जो राग दरबारी जो उपन्यास लिखा गया उसमें लेखक की मंशा ये है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इसे सिर्फ एक उपन्यास या एक व्यंग्यात्मक कथा के रूप में न देख करके, बल्कि इसे उस गांव के दस्तावेज के रूप में देखा जाना चाहिए कि आज़ादी के बाद भी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी उस गाँव की स्थिति में क्या चेंजिंग हुआ, उस गांव के जीवन शैली में चेंजिंग हुआ या नहीं, उस गांव के मूल्यहीनता में कैसे ह्रास हुआ। इसके अलावा इस उपन्यास राग दरबारी के जरिए श्रीलाल शुक्ल जी ने क्या किया है, शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग मारा है। साथ ही मुकदमे यानी कि न्याय प्रणाली यानी कि जो न्यायिक व्यवस्था है उस पर भी इन्होंने इस उपन्यास के जरिए व्यंग मारा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की कार्यप्रणाली पर इन्होंने व्यंग लिखा है। गंजहे अर्थात शिवपालगंज के निवासियों पर भी इन्होंने व्यंग किया है और गांव की दुर्दशा पर इन्होंने उस उपन्यास के लिए व्यंग किया है। साथ ही उन्होंने पुलिस व्यवस्था पर व्यंग किया है और ग्राम पंचायत की चुनाव व्यवस्था पर भी इन्होंने व्यंग मारा है। तो बेसिकली इस उपन्यास के जरिए श्रीलाल शुक्ल जी ने ये दिखाने की कोशिश किया है कि आज़ादी के बाद गाँव की स्थिति क्या थी, और इन्होंने ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि जितने भी वहाँ पे प्रॉब्लम थे, जैसे समाज और जीवन में व्याप्त विसंगति है, उस पर भी उन्होंने व्यंग मारा है। शिक्षा व्यवस्था पर, मुकदमे यानी न्याय व्यवस्था पर, कोऑपरेटिव सोसाइटी पर, गंजहे अर्थात शिवपालगंज के निवासियों पर, गांव की जो दुर्दशा थी उस पर इन्होंने कटाक्ष किया। पुलिस व्यवस्था हो गया या ग्राम पंचायत की चुनावी व्यवस्था हो गया। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ये उपन्यास सही रूप में उस गांव का दस्तावेज ही है। तो यहीं पे ये ख़त्म होता है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तब करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है, क्योंकि यहाँ आपको हर एक एग्जाम के लिए हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक से आपको वीडियो मिल जाएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर देना है। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरीज हो तो कमेंट करके बताना है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको डेली के करंट अफेयर, PDF, MCQ सब वहाँ पर मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन होगा तो वहाँ पर भी आप डाल सकते हैं, वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।